वेलकम बैक कर्नल श्रीवास्तव एंड एक और एपिसोड आपके साथ हम आज करेंगे और मौसम के मिजाज को हम लोग समझेंगे पक्का सर, एनी टाइम। एंड उससे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर दिस दैट यू पेड ऑन योर 3D printer. It's very cute one. Thank you. I hope it helps your cause. Yes. कर्नल श्रीवास्तव, हम लोग 4 दशकों से फ्लाइंग कर रहे हैं और हाई एल्टीट्यूड में फ्लाइंग किया है, नॉर्थ ईस्ट के हिल्स में फ्लाइंग किया है, वहाँ भी वेदर फिनोमेना आपने देखा है कितने चेंजेस होते हैं। डेजर्ट्स में फ्लाइंग किए हैं, उसके अलग चैलेंजेस हैं। मैंने तो सिविल में जाकर के फिर ऑफशोर फ्लाइंग भी किया है और हम लोग साथ में सोमालिया में भी फ्लाइंग करते रहे। और 1 साल से ऊपर हमने वहाँ 1.25 साल करीब वहाँ पे हमने फ्लाइंग की। और उस ज़माने में वेदर की इंफॉर्मेशन बहुत स्केची होती थी, कोई ख़ास हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते थे जो हमको वेदर के बारे में बता सकें। एयरफोर्स का जो मिड सेक्शन होता था वो, या एयरपोर्ट्स पे जो मौसम विभाग का जो महकमा होता है छोटा सा, वो हमको जो है वो वेदर लंबा चौड़ा कागज़ में लिख करके दे देता था। इसके अलावा हमारे पास वेदर की इंफॉर्मेशन नहीं होती थी। और आम लोगों के लिए तो मौसम में कल का मौसम, आज का मौसम, ऐसा कुछ रहता था। इसके अलावा इंफॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन आज की तारीख में हमारे पास में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ऐप्स अवेलेबल हैं, और इन सब के होने के बावजूद दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो मुझे लगा कि इस बारे में हमें बात करनी चाहिए। अभी देखिए, बारामती में जो एक्सीडेंट हुआ, वो बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि जिनके बारे में हम नहीं बात करेंगे, क्योंकि वो तो मेन लग रहा है उसमें। वो तो इन्वेस्टिगेशन होगा, वो आएगा अपने आप। लेकिन वेदर भी एक फैक्टर था, इसमें कोई शक नहीं है। सिमिलरली वो तो हवाई दुर्घटना है। अब देखिए, सड़क पर भी हमारे सेक्टर 150 नोएडा में रात में वो कोहरे में, मेरे ख्याल से अगर उसको पता होता है कि इतनी बुरी तरह से कोहरा होगा तो शायद वो जहाँ था वहाँ से निकलता ही नहीं, या कुछ और प्रिकॉशन लेता। सर देखिए, मौसम का ऐसा है, इसमें मेन 3 चीज़ें हैं जो फ़र्क डालती है एविएशन में, और ज़मीन पे 1-2 चीज़ें हैं जो आपको फ़र्क डालेंगी। बेसिकली मौसम का प्रॉब्लम क्या है, मौसम होता क्यों है, पहली चीज़ तो ये है। बिल्कुल। क्योंकि हम लोग पृथ्वी पे जो रहते हैं, अर्थ में हैं, तो अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर है। वो एटमॉस्फेयर की वजह से मौसम होता है, बिल्कुल। और कोई रीज़न नहीं है। तो अगर जिस प्लैनेट पे ये एटमॉस्फेयर नहीं होगा, वहाँ मौसम नहीं होगा। बिल्कुल। तो मौसम ये हो रहा है कि एटमॉस्फेयर, अब एविएशन जो है एटमॉस्फेयर में घूमता है। अब देखिए, मौसम 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें विजिबिलिटी, आपको दिखाई देना कम हो जाता है। धुंध आ जाना या बादल आ जाना, इसमें दिखाई देना कम हो जाता है आदमी को। आदमी तो, इंसान तो डिजाइन्ड है टू टेक डिसीजन बाय लुकिंग एट हिज फ्रॉम हिज आइज एंड दैट स्टीरियोस्कोपिक विजन, और ताकि 3 डायमेंशन में ही कैन सी द थिंग्स। लेकिन अगर इफ यू गेट इम्पेयर्ड, इफ यू बिकम ब्लाइंडेड बाय क्लाउड्स और फॉग, दैट इज वन मेजर इम्पोर्टेंट। जैसे बिल्कुल अंधेरी रात में किसी को बोले चलने के लिए, तो वो किस डायरेक्शन जाएगा उसको पता नहीं लगता। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। अगर आप वही, जैसे आपकी कार का अगर विंडस्क्रीन सफ़ेद पेंट कर दें और बोले अब आप चलाइए कार, नहीं चला पाएंगे आप। तो एविएशन में मौसम की वजह से विजिबिलिटी खराब होना एक पॉइंट है। दूसरा ये है कि हवा तेज चल रही हो, अप ड्राफ्ट डाउन ड्राफ्ट हो, जहाज को ऊपर नीचे उठा के फेंकेगा, क्योंकि आपने उसी हवा में ही उड़ना है। करेक्ट। तो जहाज को ऊपर नीचे फेंकता, ये दूसरी एक प्रॉब्लम है वेदर की वजह से। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, देखिए, एक होता है बर्नौलीज प्रिंसिपल, जिसके ऊपर जहाज उड़ता है। एक फार्मूला ये लोग बड़ा फेमस है, CL half-ρv²। लिफ्ट कितना आप जनरेट करते हैं, जहाज के विंग जो है या हेलीकॉप्टर के जो रोटर होते हैं वो कितना लिफ्ट जनरेट करते हैं, और जहाज कितना ऊपर उड़ सकता है, कितना वजन उठा सकता है बेसिकली। बिल्कुल। अब वो करने के लिए इसमें एक चीज़ होता है रो का मतलब होता है डेंसिटी। तो हवा की डेंसिटी क्या है उस पर निर्भर है सब चीज़। तो 3 चीज़ें हो गई, एक तो दिखाई देना कम हो जाता है, विजिबिलिटी, सेकंड इज विंड मेकिंग इट अनकंफर्टेबल फ्लाइट, एंड थर्ड इज एयर डेंसिटी। अब ये 3 चीज़ें जो है मौसम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, सर, मायने रखती है फॉर एविएशन। और बीच तो 1-2 चीज़ें और है माइनर सी, जो जिससे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, बारिश हो गई, ओले पड़ गए, ये सब चीज़ें डैमेज होता है आपके स्ट्रक्चर को। बिल्कुल। तो ये हो गए सर, ये बेसिकली वेदर हमें क्यों देखना पड़ता है एविएशन में।
और ज़मीन पे रह के वेदर यही विजिबिलिटी हो गया, फॉग हो जाता है कई बार, सुबह सुबह आपको फॉग हो जाएगा, या आपका हवा नीचे काफ़ी भारी हो जाती है, स्मॉग हो जाता है, जैसे धुंध और ये सब चीज़, इंडस्ट्रियल स्मोक जो है। स्मोक और हाँ, फॉग को मिला के स्मॉग हो जाता है, बिल्कुल। जो आपके फिर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लग जाती है, और फिर आपको ड्राइविंग में प्रॉब्लम होने लग जाती है। फिर बारिश आ गई तो आपको फिर से विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो जाती है, पानी भर जाता है। तो ये है मौसम का सर, सिंपल सी बात ये है। तो बेसिकली जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तब ये जो है फॉग वाला सर कोहरा देखिए होना देखिए शुरू हो जाता कोहरा है। और ये बनने का, हमें चाहे एविएशन हो, चाहे हमें ज़मीन पे हम लोग हैं, मेन चीज़ है, देखिए एक होता है कि पानी कितना ज़्यादा मौजूद है आपके हवा में, उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमिडिटी। करेक्ट। और इसको हर जगह आप जब पढ़ेंगे तो आएगा RH, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लिख के आएगा हर जगह। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब ये है कि अगर कोई हवा है जिसमें अगर आप पानी का मात्रा बढ़ाते जाते हो, भाप बढ़ाते जाते हैं, दैट इज वाटर वेपर, इफ वी कीप इंक्रीजिंग वाटर वेपर कंटेंट इन अ mass of air, what is going to happen at one point of time, that water vapor is going to condense and fall like rain. मतलब वो 100% सैचुरेट हो जाएगा और ये हर टेम्परेचर पर वेरी करेगा। तो ये है, हवा किसी भी कंडीशन में हो तो उसकी कैपेबिलिटी होती है कि इतना वाटर वेपर होल्ड कर सकता है। उससे ज़्यादा वाटर वेपर होगा तो बारिश के साथ नीचे गिर जाएगा, करेक्ट। या कहीं जाके फॉगिंग हो जाएगी, जहाँ पानी जमा होने लग जाता है, जैसे शीशे पे कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। हाँ, तो नाउ जब ये कंडेंसेशन का शुरू, अब हम कहते हैं कि भाई इट इज जैसे कि पानी की बाल्टी में 25 लीटर की बाल्टी है, तो 25 लीटर पानी के ऊपर बाकी बहने लग जाएगा पानी। बिल्कुल। वही है, बिल्कुल सर। तो अगर ये 1 किलो वाटर वेपर रख सकता है हवा, तो क्या होगा कि 1 किलो जब हो जाए तो उसको 100% मानेंगे। बिल्कुल। तो उसके रिलेशन में जो भी होगा उसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहेंगे। करेक्ट। अगर अभी खाली 75% ऑफ वाटर वेपर हैज गॉन इनटू द एयर, तो विल से RH इज 75%। करेक्ट। अगर आधा ही वाटर वेपर अभी गया है एटमॉस्फेयर में और आधा और लेने की कैपेबिलिटी है उस एटमॉस्फेयर की, तो उसको हम कहेंगे 50% RH। करेक्ट। तो रिलेटिव, अब क्या होता है सर, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो ह्यूमिडिटी होल्ड करने की कैपेबिलिटी है एयर की, वो वेरी करती है टेम्परेचर, जैसे आप बोल रहे थे अभी। बिल्कुल। जितना ठंडी हवा होगी वो कम वाटर वेपर इकट्ठा कर पाएगा। जैसे आपने बाल्टी की साइज छोटा कर दिया, ठीक है, जैसे जैसे ठंड होती गई सिकुड़ गई बाल्टी आपकी। करेक्ट। जैसे गर्मी हुई बाल्टी फैल गई आपकी। तो अगर गर्म ज़्यादा है एटमॉस्फेयर, तो अब आपका एयर जो है वो ज़्यादा वाटर वेपर होल्ड कर सकता है। अगर एटमॉस्फेयर ठंडा है तो कम वाटर वेपर होल्ड कर सकता है। करेक्ट। तो जो चीज़ आपका अगर गर्म मौसम है, गर्म एटमॉस्फेयर है, सूरज निकला हुआ है, धूप है काफ़ी तेज़ और ये सब चीज़ें हैं, तो आप वाटर वेपर, अगर वही हवा 10 किलो होल्ड कर सकती है, लेकिन उसका टेम्परेचर अगर कम हो जाए तो 5 ही किलो होल्ड कर पाएगी। करेक्ट। और एक बात और है, ह्यूमिडिटी हमेशा रहती है, हाँ बहुत सर। कम समय ऐसा होता है, डेजर्ट्स में भी जो है थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी होती है और बहुत ही रेयर केसेस में बिल्कुल जीरो ह्यूमिडिटी होती है। सर वाटर वेपर तो कंटेंट 10 5 से 10%, 7%। हाँ 10%, 20%, हाँ। हाँ, अलग अलग मौसम में आप देखिए, अगर उसको लगा करके, तो ह्यूमिडिटी हमेशा रहती है। सर पेड़ और इंसान भी तो हवा छोड़ रहे हैं, जो बिल्कुल। उससे पानी वाटर वेपर आ रहा है बाहर। करेक्ट। आप ऐसे हाथ लगा जो करते हैं तो पानी लग जाता है हाथ में, तो वाटर वेपर आपकी बॉडी से निकल रहा है हमेशा। लेकिन क्लाउड फॉर्मेशन के लिए और कोहरे के लिए, फॉग फॉर्मेशन के लिए जो है वो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होनी चाहिए। सर RH देखिए, बढ़ेगा देखिए तभी होगा। ऐसे कहानी है इसमें, जो मैं अभी बता रहा था आपको कि कम टेम्परेचर हो तो ह्यूमिडिटी RH बढ़ जाता है आपका, वही टेम्परेचर बढ़ जाता है तो RH कम हो जाता है। अब क्या हो, अगर आपका मौसम रात को ठंडा हो गया, ठंडा होते ही उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ गई, क्योंकि उस एटमॉस्फेयर की पानी होल्ड करने की क्षमता कम हो गई, ठीक है। अब वो उसकी क्षमता के हिसाब से तो 100% पहुँच गया। अब सडनली सुबह आप सो के उठते हैं, देखते हैं फॉगी फॉग है चारों ओर। तो ये एक फिनोमेना है जिसको कहते हैं रेडिएशन फॉग कहते हैं बेसिकली। मतलब बहुत ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊँगा। रेडिएशन फॉग ये है, रात भर में धरती अपनी हीट रेडिएट कर देती है। अगर आसमान खुला होगा और एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होगा और शाम को बारिश हुई, बादल खत्म हो गए सारे, आपका पूरा क्लियर हो गया मौसम।
ये आपको उसमें बड़ा नजर आएगा, पहाड़ियों में बहुत ज़्यादा नजर आएगा ये। करेक्ट। कई बार आप ऊपर पहाड़ हिल स्टेशन खड़े हैं तो नीचे देखेंगे वैली में से वैली में फॉग। ऐसे फॉग बन के उठता जा रहा है। क्या है, नीचे नदी बह रही है, वो नदी से क्या मॉइस्चर आ रहा है और वो ठंडा हुआ तो वहाँ पे फॉग बन गया, और जैसे गर्म होता गया वो ऊपर उठता गया अपनी जगह पे, वो अपने सही टेम्परेचर जगह पे आता गया। बिल्कुल। तो ये चीज़ होता है सर। रेडिएशन फॉग के बारे में जैसे बता रहा था मैं, जो हर जगह आजकल होता है, तो पूरे नॉर्थ इंडिया अफेक्टेड होता है इससे। नॉर्थ इंडिया सर महाराष्ट्र सब जगह है, हर जगह होगा रेडिएशन फॉग। क्या हो गया, रात को बारिश, शाम को बारिश हुई, खूब मॉइस्चर हो गया, अब बादल तो क्लियर हो गए, अब क्या हुआ, रात को जो जो हमारी धरती है वो ठंडी होनी शुरू हुई, क्योंकि आसमान में तो बादल है नहीं, बादल एक ब्लैंकेट का काम ब्लैंकेट करता का है। काम हाँ, करता है। बादल हट गया, गायब हो गया, अब इसमें से आपकी हीट निकल के हवा में उड़ गई, अब आपका पूरा मौसम ठंडा हो गया, अर्थ भी ठंडा हो गया, वो भी ठंडा हो गया। जैसे ही उसका टेम्परेचर कम हुआ, अब जो एटमॉस्फेयर ठंडा हो गया, वाटर वेपर जो है वो वाटर वेपर कंडेंसेशन शुरू हो गया उसमें। तो जब जैसे आप सुबह उठते देखते अरे बड़ा फॉग हो गया यार, बड़ा फॉग हो गया। लेकिन यही अगर आप देखिए, रात भर अगर बादल छाया रहेगा तो आपको फॉग कभी नहीं होगा, लेकिन जब क्लियर वेदर हो जाता है तो फॉग फॉर्मेशन शुरू होता है। बिल्कुल। दिस कॉल्ड रेडिएशन फॉग, बिकॉज इट इज कॉल्ड रेडिएशन फॉग, क्योंकि अर्थ इज रेडिएटिंग आउट हीट, ब्लैंकेट इज नॉट देयर, तो हीट रेडिएट आउट हो गई और जल्दी कूल हो जाएगा, तो आपका वो बिल्कुल अर्थ जल्दी ठंडा हो गया आपका रात भर में। अब आपके पास सुबह सुबह आपको फॉग मिलता है। तो 75% एंड अबव अगर ह्यूमिडिटी RH है तो फॉग फॉर्मेशन होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है। वो बेसिकली जो है, जब हम वेदर के बारे में देखते हैं, हम जैसे न्यूज़पेपर में देखते हैं, बाकी जगह भी देखते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि भाई 75% से ज़्यादा अगर है तो आपका कोहरा होगा और आप तैयार रहिए उसके लिए। होने की संभावना बढ़ जाती है सर। बिल्कुल। देखिए 75% ज़्यादा है, टेम्परेचर होना चाहिए और विंड नहीं होना चाहिए। हाँ, विंड ये दो तीन चीज़ें हैं, मिला जुला के फॉग मिलता है आपको। बिल्कुल। तो अभी हमारे पास पे जो, चूँकि इतनी सारी जानकारियाँ अभी हैं और हमारे जो है देश में हर तरह का के टेरेन है, ठीक है। नॉर्थ में हिल्स हैं, साउथ में सी के साथ जो है हमारा पूरे कोस्ट लाइन है इतनी, नॉर्थ ईस्ट के जो है अच्छे खासे जंगल हैं, तो सब जगह वेदर फिनोमिना अलग अलग हैं, ठीक है। तो हम जब कोई चीज़ प्लान करते हैं, लेट्स से कोई ट्रैकिंग प्लान कर रहा है, कोई आउटिंग पिकनिक प्लान कर रहा है, तो उसको क्या क्या चीज़ ख्याल रखनी चाहिए और कहाँ कहाँ से जो है इंफॉर्मेशन लेकर के जो है ऐसी चीज़ें इवेंट्स प्लान करने चाहिए? सर देखिए मैं आपको बताऊँ, अब आपको मौसम देखने के 3 तरीके हैं। हाँ, एक तो आप ऊपर से अर्थ को देखिए, जो सैटेलाइट यूज़ करते हैं, ऊपर से किसी जगह का आपको मौसम चाहिए तो आप क्लाउड देखने के लिए आप ऊपर से देखते हैं। फिर एक साइड से देखते हैं, आप रडार लगा लीजिए, जो रडार बीम साइड में भेज रहा है, डॉपलर रडार कहते हैं हम लोग। कई जगह आपने एयरपोर्ट के बाहर नहीं देखा, ऐसे गोल गुंबद सा लगा रहता है सफेद रंग का, फुटबॉल की तरह या गोल्फ बॉल की तरह बड़ा सा, वो उसको कहते हैं वेदर रडार लगा होता है। हाँ, दैट इज कॉल्ड डॉपलर वेदर रडार। हाँ, नाउ और तीसरा नीचे बैठ के आप ऊपर देखते रहिए, क्या क्या चीज़ होता है, जैसे रनवे पे एयरफील्ड पे लगे रहते हैं वेदर सेंसर्स एंड ऑल। दीज आर 3 थिंग्स, टॉप व्यू, साइड व्यू, बॉटम व्यू। इन 3 चीज़ों से आप एटमॉस्फेयर को देख सकते हैं और वेदर देख सकते हैं। अब क्या हो रहा है कि विद क्राउड सोर्सिंग एंड नेटवर्किंग, इंटरनेट जो आया है दुनिया में, इसने पूरा कहानी बदल दी है इन्फॉर्मेशन की। अब क्या हो रहा है, सेटेलाइट से जो आपको इसरो सेटेलाइट से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, वो सब दे रहे हैं इंडियन मेट डिपार्टमेंट को। वो इन्फॉर्मेशन जा रही है IMD को, IMD उसको प्रोसेस कर रही है, उसका फ़ोटो बना रही है जो हमें आपको समझ में आए, जिस विच वी कॉल GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, कोई भी वो डिजिटल डेटा को लेके उसने बना दिया आपको इन अ फॉर्मेट ऑफ अ पिक्चर विच ह्यूमंस आर एबल टू इंटरप्रेट वेरी इजीली। करेक्ट। वो बना के नेट पे डाल देता है, तो वो तो आपको IMD की साइट से मिल जाएंगी, या किसी भी 50 साइट है सर जो आपके पास ज़्यादा नॉलेज है उसके बारे में। हाँ, मौसम करके जो साइट है, हाँ, नहीं बहुत सारी साइट है दुनिया भर की, एक्कू वेदर, ये लेटर बहुत सारी हैं सर। तो अब ये सारी की सारी एक जगह से ले रही है, बिकॉज दीज आर ऑल ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन। करेक्ट। सर ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है आपके पास इन्फॉर्मेशन आप सबको डाल दीजिए, और क्राउड सोर्सिंग होता है कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपसे लूँ, थोड़ा किसी से लूँ, मिस्टर ABCD से सबसे लूँ और सबको लेके एक बना दूँ, ये क्राउड सोर्सिंग हो गया। करेक्ट। तो अब क्या हो रहा है इसमें, सोर्स जो है वो आपका ये सेंसर्स है, तीन बेसिकली, डॉपलर रडार हर एयरफील्ड या हर स्टेशन में जगह लगा रखी है लोगों ने, गवर्नमेंट ने, उनका डेटा लिया जा रहा है और फिर सैटेलाइट डेटा दे रहा है, और नीचे से सेंसर जो लगा रखे हैं आपने, वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन, वो डेटा दे रहे हैं। इन सबको मिला के वो लोग वेबसाइट में डाल दे रहे हैं इन अ वेरी नाइस फॉर्मेट,
ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो आजकल वेबसाइट पे जाके आप एक्यूवेदर देखते हैं या जो भी वेदर विंडी इंडी जो भी साइट्स हैं उसमें जाके आप देखते हैं, आपको फटाफट दिख जाता है ये कहानी। करेक्ट। कुछ एक जो साइट्स हैं जो कि आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन भी देती हैं और बहुत एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देती हैं, उसमें से एक नॉर्वेजियन मेट इंस्टीट्यूट की साइट है, सरप्राइजिंगली बहुत एक्यूरेट है इंडिया के लिए और ख़ास तौर से हमारे हिली टेरेन के लिए बहुत एक्यूरेट है। ठीक है, वो yr.no करके इसका साइट है। और एक है मॉसडैक, मेट्रोलॉजिकल एंड ओशनोग्राफिक सैटेलाइट डेटा आर्काइवल सेंटर। ये हेवी रेन डेटा प्रेडिक्ट करती है एंड विच इज़ टाइड टू इसरो। ये बहुत रिलायबल है जब आपका वेदर इस टाइप का हो जहाँ पे रेनी सीजन हेवी रेन एक्सपेक्टेड हो, तो उसमें जो है टेक प्रिकॉशन, बिकॉज ऑब्वियसली हेवी रेन से भी हमारे को प्रॉब्लम होनी है, चाहे वो आप सड़क पे चल रहे हो, चाहे आप इवेंट प्लान कर रहे हो, चाहे आप फ्लाइंग कर रहे हो। तो हमें इन सब चीज़ों की हेल्प लेनी चाहिए। इसके अलावा एक और है जो कि इंडियन है, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग, NCMRWF। ये 3 to 10 डेज़ का जो है वो प्रेडिक्शन करती है और ये है साइट nwp.ncmrwf.gov.in। न्यूमेरिक वेदर प्रेडिक्शन सर। हाँ, तो ये मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग के लिए है। क्यों हम इस बारे में बात कर रहे हैं? इसलिए कि मीडियम रेंज फॉरकास्टिंग जो है हमारे को जो है इवेंट प्लान करने में मदद करती है। ठीक है, अगर हमने हफ्ते 10 दिन बाद कुछ प्लान करना है या महीने में, तो जो है कम से कम हम इन चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। तो हमारे पास जब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, फिर कोई मतलब नहीं है कि हम किसी तरह के मिशैप में जाकर के फंसें। हाँ, वो तो है सर। देखिए, पर प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, ये सब चीज़ हमें पता है, सब कुछ पता होने के बावजूद भी इंसान जो है गड़बड़ करता है हमेशा। बिल्कुल। ये तो बेसिकली ह्यूमन नेचर है सर। तो अब उसका तो कोई इलाज नहीं है सर। तो मौसम की जो जानकारी है, इसको जो है आम आदमी कहाँ से, इन साइट्स में तो जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ ऐप्स जो आप बता रहे थे सर, आम आदमी तो सिंपल, आपके जो वेदर ऐप है आपके आईफोन में या आपके फ़ोन में सब आता रहता है कि बारिश होगी 12 से, वो बना ही है आम आदमी के लिए। वो बिल्कुल। हम लोग के लिए, एविएशन वालों के लिए अलग चीज़ कहानी है। बिल्कुल। एविएशन वेदर अलग से आता है, वो ज़्यादा टेक्निकल है, विच वी हैव स्टडीड। वो सब लैब से टैब से देख दाख के डेंसिटी ऑफ एयर और प्रेशर, ये सब चीज़ देख दाख के हम लोग प्रेडिक्शन करते रहते हैं अपना। तो एविएशन वेदर का प्रेडिक्शन अलग से आता है सर, अगर आप कहीं भी देख लीजिए। लेकिन आम आदमी के लिए नॉर्मल साइट्स है सर, जैसे आईफोन पे वेदर है या एंड्रॉयड पे 50 वेदर है, एक्कू वेदर है, मतलब इफ यू सी दैट भरे पड़े हैं साइट सर। अच्छा, तो जैसे एप्पल पे विंडी करके है, विंडी तो हाँ, उसमें तो आपको लो क्लाउड्स वगैरह सभी कुछ उसमें काफ़ी एक्यूरेटी मिल जाती है। इनफैक्ट दे गिव यू फोरकास्ट फॉर ऑलमोस्ट मंथ्स टुगेदर। एग्जैक्टली। थोड़ा वेरिएशन होगा, लेकिन एटलीस्ट मोटा मोटा प्लानिंग जो है आप उसमें से कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और एविएटर्स के लिए जो है आप कोई सलाह जो है जो कि उनको वेदर से, हाउ शुड दे बी वेदर वाइज एंड सर देखिए, एविएटर के लिए बिल्कुल क्लियर है मामला कि जो लिखा हुआ किताब में उसको फॉलो कीजिए आप। देखिए, ये किताबों में जो जैसे सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट है, ये सब चीज़ें इशू की गई हैं, ये बनी है आफ्टर बहुत सारे क्रैश और इन्वेस्टिगेशंस के बाद। करेक्ट। लेकिन अगर वो कहता है 5 किलोमीटर विजिबिलिटी, मालूम है हमें 3 किलोमीटर दिखता है, लेकिन ह्यूमन परसेप्शन ऑफ द विजिबिलिटी कैन बी नॉट करेक्ट वेरी नाइसली। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट हैज़ बीन नोटिस दैट कि भाई इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट 5 किलोमीटर विजिबिलिटी इज 5 किलोमीटर विजिबिलिटी। सो अगर आपका विजुअल मेट कंडीशन है 5 किलोमीटर विजिबिलिटी के लिए, तो आप उससे कम पे जाइए मत, अगर आपका इंस्ट्रूमेंट अप्रोच नहीं है। जब पिछली बार हमने ILS की बात की थी, अगर वो नहीं है तो आप मत जाइए। और हेलीकॉप्टर पायलट तो कभी नहीं जाना चाहिए। जैसे ही विजिबिलिटी ख़राब हुई, एक खेत देख के बिठा दो जहाज़ और आराम से बैठो, जब मौसम साफ़ हो गया फिर उठ के चल दो। लेकिन ये एविएशन में यही है सर, जो रेगुलेशन दिया, अगर 5 किलोमीटर बोला तो 5 किलोमीटर पे ही जाइए आप। 5 किलोमीटर विजिबिलिटी कम है तो चाहे भगवान भी बैठा हो आपके जहाज़ में, आप बोलिए भाई साहब हम तो चले वापस। बिल्कुल, और कुछ नहीं सर इसमें। शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए इनके, कोई शॉर्टकट नहीं, और सर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। क्योंकि अगर आपको नहीं दिख रहा है
तो फिर आप जो है वही जिसको हम कहते हैं CFIT कहते हैं, कंट्रोल फ्लाइंग इनटू अब टेरेन ये होगा। बारामती वाला क्रैश जो है कल परसों जो हुआ है, इसका देखिए बात कहानी बिल्कुल सीधी आ रही है कि पूरा कह रहा है विजिबिलिटी कम है, बारामती खुद ही 3 किलोमीटर कह रहा है, आपका जहाज डिजाइन है 5 किलोमीटर के लिए, क्लियरेंस है 5 किलोमीटर के लिए आपके पास, और आप गो राउंड कर चुके हैं। आपको एक बार दिखाने आप चले गए, फिर क्या जल्दी है भाई, कौन सी आग लगी पड़ी है, छोड़ो भाई, जाओ वापस चले जाते बम्बई। और इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो आप ये समझिए कि अगर 3 किलोमीटर भी विजिबिलिटी है तो 3 किलोमीटर तय करने में कितना टाइम लगता है। और जब आप एक बार फॉग के अंदर हैं तो आपकी स्लैंट विजिबिलिटी वैसे भी कम हो जाती है। सर फॉग लेयर ऐसे बन गई है, आपको नीचे दिख रहा है वो कह रहा है 3 किलोमीटर विजिबिलिटी, ऊपर कह रहा है ठीक है विजिबिलिटी, लेकिन जब आप ऐसे आएंगे तो उस फॉग के लेयर के बीच जा रहे हैं, अब कुछ नहीं नजर आएगा, एंड में अचानक नजर आएगा, एंड में अचानक कह रहे हैं ना कितना बड़े देख रहे जहाज ऐसा डिप कर गया, डिप डाप कुछ नहीं है सर, बिल्कुल ऐसे करके आया है, उसको सडन दिखा कि मैं सारा अलाइन नहीं हूँ, मैं थोड़ा टेढ़ा करके ठीक हो जाता हूँ, इतनी हाई स्पीड में इतनी हाई मोमेंटम में आ रहा है, वो टेढ़ा मेढ़ा किया उसमें, गड़बड़ होगी मामला। थिंग्स आर नॉट सर, दीज आर कॉल्ड अनस्टेबल अप्रोचेस। तो सिंपल सी बात है सर, देखो मेरे तो ये पता कि अभी जो इंक्वायरी होगी क्या होगा, क्या निकल के आएगा वो अलग चीज़ है। हाँ। लेकिन ये जब मैं ये सब चीज़ सुन रहा हूँ, वाई वायलेशन हैज़ बीन डन, और वेदर को लेकर के किस लिए क्यों चांस लेना सर, कोई चांस नहीं। देखिए, और ये पहली बार नहीं है, ऐसे हजारों एग्जाम्पल है एविएशन में, हजारों, एक या दो नहीं, हजारों सर, जिसमें लोग घुस गए वेदर में कि हम तो हीरो फन्ने खा बनने वाले हैं, हम लैंड कर जाएंगे, और जाके क्रैश हो गया मामला, खुद तो मरे भाई। देखिए सिंपल, जो पीछे मेरा ये मानना है, जो आपके पीछे पैसेंजर बैठे, आप तो 3 फत्ती 4 फत्ती लगे बैठे, पैसेंजर सोच रहा है कि भाई ये तो बड़े अच्छे क्वालिफाइड पायलट है, लेकिन आप फुद्दू वाला काम कर रहे हो, उसकी भी जान लेंगे, अपनी भी जान देंगे, मतलब ही नहीं सर इस कहानी में। तो यही सेम चीज़ सड़कों पे होता है। आप देखिए, आप जो है आपको पता है फॉग है, ठीक है, आप चले जा रहे हैं, स्पीड भी नहीं कंट्रोल करते हैं और जाके दूसरों को भी ठोक देते हैं, खुद ही मर जाते हैं। जो आप जो बता रहे हो ये सेक्टर 144 के इसमें 150 वाला 150 में जो वो हुआ है, नहीं उसमें कई चीज़ें हैं। हाँ, वो सब हैं, लेकिन वेदर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें। सर देखिए, हम लोग क्या करते हैं जब कुछ होता है तो हम बाकी सबको, जैसे अभी भी क्या किया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और इसको फायर कर दिया है, लेकिन वो जो इंडिविजुअल था, सबसे बड़ी गलती तो उसी की होती है कि भाई तुम क्यों कर रहे हो ये कहानी, तुम क्यों हीरोगिरी दिखा रहे हो, नहीं होना चाहिए सर बिल्कुल। पहली चीज़ है, वी आर इनडिसिप्लिन्ड लॉट, इफ वी फाइंड समथिंग नॉट ओके, जस्ट डोंट गो। वर्ल्ड ओवर आई डोंट नो व्हाई वी एज इंडियंस डोंट अंडरस्टैंड दिस। नहीं, ये मौसम की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, और ख़ास तौर से हम जिस इलाके में रह रहे हैं इधर नॉर्थ इंडिया के उसमें, यहाँ पर जो है मौसम इस समय खराब होता ही होता है। विजिबिलिटी सर आप पंजाब से लेके कलकत्ता तक चले जाइए, हाँ, कितनी नदियाँ बह रही हैं यहाँ पे, 5 नदियाँ पंजाब की हैं, बाकी यहाँ सारी गंगा यमुना प्लेन है पूरा, वहाँ तक ब्रह्मपुत्र आ जाती है नॉर्थ ईस्ट में जाके। ये पूरा एरिया इज फुल ऑफ मॉइस्चर, एंड मॉइस्चर इज द बिगेस्ट एटमॉस्फेयर वेदर फॉर्मेशन थिंग। द मोर वाटर वेपर गोज अप, द वेदर विल बी बैड। लोग कहते रहते बड़ा फॉग है, बड़ा फॉग है, भाई नॉर्दर्न इंडिया विल बी इफेक्टेड विद फॉग ऑलवेज। एंड इस मौसम में वेस्टर्ली विंड बहती है, वेस्टर्ली मतलब विंड मतलब वेस्ट से ईस्ट को जा रही है विंड, वो और मॉइस्चर आती है, वो सब पंजाब और उधर अफगानिस्तान का सब पूरा मॉइस्चर यही लेके आती है आपके ऊपर, कैस्पियन सी से यहाँ तक आ रहा है। एग्जैक्टली सर, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जितने आते हैं, और हर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद में बारिश होता है, मौसम क्लियर होता है एक दिन के लिए, और अगले ही दिन जो है फॉग होना, वो ये चलता रहता है। वही शिमला में बर्फ पड़ी, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, करेक्ट। तो उसके बाद आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि भाई वेदर ख़राब होगा, फ्लाइट्स नहीं चलेंगी, सड़क पर भी निकलना कोई मतलब हीरोइक चीज़ नहीं है। सर देखिए हमारे यहाँ वही तो मैं हमेशा दुखी रहता हूँ कि मौसम ख़राब हो रहा है, आप क्यों उसमें जा रहे हो भाई। मौसम आपके हाथ में नहीं, वो कहते हैं भगवान के हाथ में ही है, इवन भगवान को नहीं पता होता क्या हो रहा है, करेक्ट, आप उसमें हीरो बन के चले जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं सर। ख़राब मौसम चुप जाओ घर में, बट द थिंग इज वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस ऑफ वेदर ऑलवेज, चाहे ज़मीन पे हो चाहे हवा में हो, क्योंकि मौसम आपके हमारे हाथ में नहीं होता है। बिल्कुल, थैंक यू कर्नल श्रीवास्तव। चलिए सर, वेदर का मिजाज जो है मौसम का मिजाज जो है हमें समझना चाहिए, वरना खतरे से खाली नहीं है, चाहे सड़क पर निकले या हवा में। तो हम लोगों को इतनी सारी जो चीज़ें हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जितने सारे ऐप्स हैं, सबका जो है इस्तेमाल करना चाहिए, और वी शुड बी वेदर वाइज। एग्जैक्टली सर, थैंक यू सो मच, वी शुड रिस्पेक्ट वेदर। थैंक यू सो मच। चलो सर, थैंक यू वेरी मच सर।